Hello and welcome to Casing Education. I am Kulbhushan. Let's start today's tutorial. तो देखिए आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, जैसे कि हमने NCERTs की सीरीज शुरू की हुई है। NCERT ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 का। तो उसमें चैप्टर 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 2 आज पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वो क्या है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये क्या होते हैं आइए समझते हैं। तो देखिए पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है। वो कैसी है? वो ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और बीच में से थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसी दिखती होगी? अच्छा, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। अच्छा, ग्लोब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि ग्लोब क्या है। एक पृथ्वी जो हमारी धरती है, जो हमारी अर्थ है, उसका एक छोटा रूप है, उसका एक लघु रूप है, जो वास्तव में जैसी हमारी अर्थ दिखती है ठीक उसी की तरह बनाने की उसको कोशिश की जाती है। ठीक है, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब होते हैं जैसे कि हमारी क्लासेस में यूज़ होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए छोटे ग्लोब भी मिलते हैं। कुछ ऐसे ग्लोब भी होते हैं जो पॉकेट में रखे जा सकते हैं, गुब्बारे की तरह, जिनमें हवा भर के उसको यूज़ किया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब हमारे जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अब ये सही आकार का क्या मतलब है? सही आकार का मतलब ये है कि जैसे ये एक हमारा ग्लोब है। आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या किया हुआ है, इसमें इसके एक अक्ष है ना, ये अक्ष पे इसको टिकाया हुआ है इस स्टैंड पे। तो ये घूमता है, क्योंकि हमारी धरती हम जानते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसको भी इसी तरह से घुमाया जा सकता है। तो इसमें जो साइजेस दिए हुए हैं, जो महासागर का जो साइज दिया हुआ है या हमारी कंट्री का जो साइज दिया हुआ है, वो बिल्कुल उसी अनुपात में दिया हुआ है जिस अनुपात में वो वास्तविक में होता है। मतलब कि जो रियल में जो हमारी अर्थ है उसमें जिस रेशो में कंट्रीज हैं उनका साइज है, ठीक उसी अनुपात में इसको रखा जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर क्या होते हैं। तो इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनको अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड जैसे कि हम समझते हैं, देखिए मैं आपको सीधा सीधा इसको इजी बनाने के लिए समझा देता हूँ। हमारी धरती पर कोई भी इस तरह की लाइनिंग नहीं खींची हुई है। जो हमारी असली की धरती है यानी अर्थ है, उस पर इस तरह की कोई भी लाइनिंग नहीं है। ये हम ह्यूमंस ने क्या किया अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम लोकेशंस को अच्छी तरह से ट्रैक कर सकें, उनकी पहचान कर सकें। तो हमने क्या किया है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, हम काल्पनिक रेखाएं हमने खींच ली हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए जो लेटी हुई रेखाएं, ये लेटी हुई रेखाएं ना, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। आपको याद करने में भी इजी रहेगा। लेटी हुई रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड, और जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, ये खड़ी हुई जो रेखाएं हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये लंबी लंबी रेखाएं। याद रहेगा इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछली इमेज में दिखाया कि ये जो हमारी रेखाएं हैं, इसको किस तरह से बांटा गया है, इसको एक रेशो में इसको खींचा गया है ना। तो इसमें जो बीच वाली जो रेखा होती है, जो बिल्कुल हमारी जो अर्थ वाला, अगर हम इसको अर्थ को एक उसकी तरह ग्लोब की तरह माने, तो इस ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है ये, है ना। दो गोलार्ध में बांट देती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको, इस रेखा को, यानी कि जो लैटिट्यूड है, ये इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बीचों बीच से दो हिस्सों में इसको बांट देती है लैटिट्यूड, उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। और क्योंकि ये एक पूरा घेरा है, इसको इसलिए हम बोलते हैं विषुवत वृत्त। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दिखाती है। 0 डिग्री मतलब हमने क्या है, इनको डिग्रीज में मेजर करने के लिए, इनको मापने के लिए हमने क्या है, डिग्रीज का प्रयोग किया है। तो बिल्कुल 0 डिग्री मतलब बीचों बीच है।
बिल्कुल 0 डिग्री है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, और उस व्रत को हम बोलते हैं विषुवत व्रत। तो 0 डिग्री अंशांश को ये दिखाता है। चूंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, इधर चलते हैं बराबर वाली इस वाली इमेज पर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विषुवत व्रत है ये पूरी जो धरती है उसको दो बराबर गोलार्ध में बांट देता है, ठीक है। अब यहाँ से जो ध्रुवों की जो दूरी होगी वो ध्रुवों के लिए जो हमारा जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि देखिए इसने क्या किया है, इसने यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर लें तो इस तरह के 4 हिस्से बनेंगे, एक ये हिस्सा, एक दूसरी साइड का यहाँ तक, फिर इधर से यहाँ तक और फिर इधर से यहाँ तक 4 हिस्से बनेंगे। तो यानी कि अगर हम, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा एक जो सर्कल होता है वो 360 अंश का होता है, तो उसका 1/4 अगर हम कर देते हैं तो 90 अंश हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों जो ये विषुवत व्रत से है उससे 90 डिग्री पर होते हैं। समझ पाए आप लोग। इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इससे उत्तर की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये सारे उत्तरी अक्षांश है, और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश हम उनको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, देशांतर क्या होता है, जैसे कि हमने समझा कि जो लंबी रेखाएं, जो हमने इमेजिनरी लाइंस, जो हमने काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, लंबी रेखाएं धरती पर, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो किसी स्थान की स्थिति को पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त और भी कुछ जानकारियां जरूरी होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं दक्षिण हिंद महासागर, माफ कीजिए, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर हैं, 20 डिग्री पर, 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी अब मान लिया ये जो हमारा जो हमने लैटिट्यूड देखा था, एक बार हम उसको देख लेते हैं। लैटिट्यूड पर मान लिया कि ये जो हमारा ये है, ये जो हमारा ये 20 डिग्री उत्तर, हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि 20 डिग्री उत्तर की जो हमारी अक्षांश रेखा है, इसी पे एक कोई हमारा एक कंट्री यहाँ पे है और एक कोई कंट्री यहाँ पे है। अब कहने के लिए तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, 20 डिग्री उत्तर पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित हैं। लेकिन क्या अब इनको डिफरेंस कैसे करेंगे हम कि इनकी जो स्थिति है वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए सिर्फ अक्षांश का होना काफ़ी नहीं है, उसमें देशांतर जो रेखाएं हैं उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो देखो, ये जो उत्तर ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है, इसको ये जोड़ने वाली जो रेखा है इससे किधर की तरफ है, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि दो जो कंट्री है, एक इधर है एक इधर है। तो अब हम डिफरेंस कर सकते हैं कि एक इससे पूर्व की तरफ है और एक इससे पश्चिम की तरफ है। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। इनके बीच की जो दूरी होती है इसको अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। अब देखिए, अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो सभी जगह पर एक जैसी है। आप समझ पा रहे होंगे, इनके जो बीच की दूरी है ये समानांतर रेखाएं हैं। लेकिन अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर देखिए, आप यहाँ पे जो दूरी है वो ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये जो दूरी है ये कम होती जाती है और ध्रुवों पर जाकर ये बिल्कुल शून्य हो जाती है। यहाँ जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिल जाते हैं, तो ये जो सारी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, ये सारी की सारी ध्रुवों पर जाकर मिल जाती हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। अब देखिए, अक्षांश जो रेखाएं हैं इनकी जो लंबाई है वो बीच वाली जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा लंबाई होगी, क्योंकि वो ठीक बीचों बीच है। क्योंकि हमने क्या देखा है कि धरती हमारी जो ध्रुवों पर है थोड़ी सी चपटी है और बीच में से उभरी हुई है। तो जो
विषुवत रेखा वाला जो हमारा अक्षांश है, लैटिट्यूड है, वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनकी लंबाई कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम देशांतर रेखाओं की लॉन्गिट्यूड की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इनकी जो लंबाई है क्योंकि ध्रुवों से ध्रुवों तक रहती है तो सभी की लंबाई लगभग बराबर रहती है। तो हम यही समझना चाह रहे हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, इसलिए इनको संख्याओं में नहीं लिखा जा सकता, यानी संख्याओं में इसको शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो अब ये कैसे डिसाइड हुआ? चलो विषुवत रेखा को तो हमने मान लिया कि ठीक है, ये जो बिल्कुल जो हमारी अर्थ है उसके बिल्कुल बीच की अक्षांश रेखा है, लेकिन हम ये जो देशांतर रेखाएं इसका निर्धारण कैसे करें, क्योंकि ये तो सब लोग सारी रेखाएं समान हैं और इसमें कोई बड़ा छोटा है नहीं। तो क्या डिसाइड किया गया कि ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनिच, जहां पर ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला स्थित है, उससे जो हमारी ये जो देशांतर रेखा यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, याम्योत्तर रेखा जो गुजरेगी, उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने प्रमुख याम्योत्तर यानी कि मेन याम्योत्तर हमने मान लिया उसको, और इसको हमने 0 डिग्री देशांतर कह दिया। 0 डिग्री देशांतर है ना, जैसे 0 डिग्री अक्षांश हमने माना विषुवत रेखा को, ऐसे ही 0 डिग्री जो देशांतर है उसको हमने क्या मान लिया, ग्रीनिच को हमने 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री याम्योत्तर का हमने इसको मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक लाइन को हमने जो हमारी मुख्य लॉन्गिट्यूड है इसको हमने मान लिया। अब यहाँ से इसके पीछे भी ये लाइन सेम जा रही है, तो इस यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 180 डिग्री हो गई। इसी तरह से इधर से अगर हम लेंगे तो भी 180 डिग्री हो गई। तो यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व यानी कि इधर, या 180 डिग्री पश्चिम यानी कि इधर की तरफ गणना कर सकते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, अब अगर हम देखें कि जो हमारा 180 डिग्री पूर्व है और 180 डिग्री पश्चिम, यानी कि ये रेखा अगर हम इधर से भी उधर से भी देखें तो 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। 2 बराबर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे के लिए अक्षर पूर्व या पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो हमारी रेखा है, अगर हम इसको पीछे की तरफ भी नोटिस करें तो क्योंकि 180 डिग्री पे वापस यहीं पे आ जाएंगे, हम इसी रेखा पे आ जाएंगे, तो ये एक ही रेखा है। अगर हम यहाँ से जाके पूर्व से जाकर 180 डिग्री पे पहुंचे और पश्चिम से जाकर हम 180 डिग्री पे पहुंचे तो हम इसी रेखा पर पहुंच जाएंगे दोबारा। ओके, अब आता है कि देशांतर और समय। देखिए हम सभी जानते हैं कि समय को कैसे मेजर किया जाता है, मतलब कि आप समझते होंगे कि किसी कंट्री में कोई और समय चल रहा होता है, दूसरी कंट्री में कोई और समय चल रहा होता है, कोई कंट्री किसी कंट्री से आधा घंटा आगे है, कोई कंट्री किसी कंट्री से 1 घंटा आगे है, 2 घंटा आगे। तो वो कैसे, समय को कैसे हमने निर्धारित किया, तो देखिए समझ लेते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। अब आप समझते हैं कि अगर दोपहर है तो आपकी परछाई क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि सूर्य ठीक आपके सर के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम सुबह यानी कि जब सूर्य उग रहा है या शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा है उस समय देखें तो परछाई लंबी बनती है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे पीछे होता है या आगे होता है। ओके, ग्रीनिच जो हमने क्या कहा था, 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री याम्योत्तर। ग्रीनिच पर स्थित मुख्य याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। अब देखो मैं इसको इस तरह से समझा देता हूँ। ये हमारा 0 डिग्री याम्योत्तर है, ठीक है। अब मान लिया सूर्य इस पे चमक रहा है, तो क्योंकि इस पर सीधी रेखा पड़ रही है तो जहां जहां पर भी ये है, ये याम्योत्तर सब जगह पर क्या होगा, एक समान रहेगा, है ना। तो उस समय क्या होगा, सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगी।
क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा और जो पश्चिम है उसका समय पीछे होगा। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये हमारी जो ग्रीनिच है यानी कि ये जो प्रमुख यामोत्तर है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है धरती, इधर से इधर की तरफ। तो अब जो हमारा ये वाले जो स्थान यहाँ पे जो स्थान रहे होंगे वो क्या होंगे, समय में इससे आगे रहे होंगे, और ये वाले स्थान क्योंकि अभी यहाँ पे आए नहीं है तो ये वाले जो स्थान रहे होंगे वो इसमें इस यामोत्तर से समय में पीछे रहे होंगे। यही वे कहना चाह रहे हैं। ओके, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। अब देखो समय को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो हम शुरुआत की इमेज में एक बार देख लेते हैं, ये जो अक्ष है इस पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है। तो अब इसमें हम एक बार फिर से देख लेते हैं, 360 डिग्री पूरा एक चक्कर घूमने का मतलब 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि एक घंटे में कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 24 यानी कि 15 डिग्री हो गया एक घंटे में। और अगर हम 1 डिग्री करें तो वो कैसे होगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर हमने इसको 60 मिनट में, माफ़ी चाहूँगा, 60 मिनट में 15 डिग्री जाती है, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 4 मिनट। अब 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व की अगर हम जाएंगे तो कितना हो रहेगा हमारा, 1 डिग्री पे कितना है, 4 मिनट, तो 15 डिग्री पे कितना रहेगा, 15 गुणा 4 तो 60 मिनट हो गए, यानी कि ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे समय होगा वो। ठीक है, वही अगर हम देखें कि अगर जो हमारी ग्रीनिच है उससे अगर हम पश्चिम की तरफ ले, क्योंकि पश्चिम का समय पीछे होता है, 15 डिग्री पश्चिम की तरफ ले तो क्या होगा, वो 1 घंटा पीछे होगा। यानी कि अगर ग्रीनिच पर 12 बज रहे हैं तो जो 15 डिग्री पूर्व की तरफ होगा वहाँ पे 1 बज रहा होगा दोपहर का, और जो 15 डिग्री पश्चिम की तरफ है वहाँ पर 11 बज रहे होंगे सुबह के। समझ में आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? ओके, और अगर हम देखें 180 डिग्री पर क्या होगा, क्योंकि ठीक उसके पीछे की तरफ होगी वो, तो अगर इधर बिल्कुल दोपहर है यानी कि दोपहर के 12 बजे, तो उधर क्या होगा, रात के 12 बज रहे होंगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, अच्छा, अब आता है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। अब देखो अगर आप बोलो कि जो हमारा देश है भारत, उसका स्टैंडर्ड टाइम, उस वहाँ पर हमारे देश में हम कौन सा टाइम कंसीडर करेंगे, हम कौन सा समय को मानक समय मानेंगे, तो देखिए उसका निर्धारण कैसे होता है। अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, क्योंकि जैसे ही वो 1-1 डिग्री बढ़ेगा तो 4 मिनट का अंतर पड़ता जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो इसी तरह से हर एक जो यामोत्तर है उस पर क्या होगा, स्थानीय समय में अंतर होता जाएगा। तो अब हम कैसे निर्धारण करें भाई, एक ही देश में बहुत सारे यामोत्तर एक देश से होकर गुजरते हैं, तो अगर हम हर एक का अलग अलग समय ले लेंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हम अपना जो समय है वो कैसे डिसाइड होगा हमारा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मान लिया ट्रेन चलती है ना, ट्रेन तो अब क्या होगा, ट्रेन ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह, छोटी सी जगह में चलेगी। हो सकता है कि ट्रेन यहाँ से यहाँ जाना हो, अब यहाँ पे यामोत्तर अलग है, यहाँ पे यामोत्तर अलग है, आप देख पा रहे होंगे। तो उसका निर्धारण कैसे होगा, तो उसके लिए एक मानक समय के लिए हमने सोचा कि एक मानक समय हमें तय करना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये जो 82.5 डिग्री पूर्व है, ये वाला जो यामोत्तर है, ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। तो हमने क्या किया, इसको हमने अपना जो मानक यामोत्तर है वो मान लिया। ठीक है, और इस पे जो समय है उसको हमने अपना मानक समय मान लिया। ठीक है, इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है।
अब कहीं पे भी हो हमारा जो मानक समय रहेगा वो इसी के हिसाब से डिसाइड होता है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अब देखिए, अब आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध। जो हमारे जो ताप कटिबंध को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं टेम्परेचर बेल्ट्स। ठीक है, क्या होती हैं ये? देखो, मैंने आपको बताया था कि जो विषुवत व्रत है वो धरती को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारी धरती क्योंकि जो चक्कर लगाती है, देखो एक बार पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इस तरह से झुकी हुई हमारी धरती है, ठीक है, और चक्कर लगाती है सूरज के। अब आप देख पा रहे होगे कि जो सूर्य की जो गर्मी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? लगभग बीचों बीच पे जो गर्मी है वो सबसे ज़्यादा रहती है। ध्रुवों पे क्योंकि इतनी गर्मी और रोशनी नहीं पहुँच रही है तो वहाँ पे गर्मी कम होगी। नीचे क्योंकि रोशनी और गर्मी कम पहुँच रही है तो वहाँ पे भी गर्मी कम होगी, और बीच में ज़्यादा होगी। तो उसी को हम समझना चाहते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, विषुवत व्रत है ये अब हमारे जो विषुवत व्रत है उसके ऊपर जो रेखा है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर जो रेखा है इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और नीचे की तरफ जो 23.5 डिग्री पर रेखा जा रही है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इनके बीच का जो हमारा जो कटिबंध है उसको हम क्या बोलते हैं? जो बेल्ट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, तो इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कर्क रेखा के बाद हमने क्या लिया है? उत्तर ध्रुव व्रत। जो अगली रेखा हमने समझी है वो है उत्तर ध्रुव व्रत, जो कि 66.5 डिग्री पर उत्तर में है। ठीक है, और इसी तरह से 66.5 डिग्री दक्षिण में भी है। तो अब ये मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव व्रत के जो बीच का जो बेल्ट है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और उत्तर की तरफ अगर हम लें तो इसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं आती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं, तो इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। अब हम चलते हैं इधर की तरफ। अब ये आ जाते हैं हमारे ध्रुव। क्योंकि ध्रुव पर आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पहुँचती है, तो जो तापमान है वो भी कम पहुँचता है, जो ऊर्जा है वो भी कम पहुँचती है, जो लाइट है वो भी कम पहुँचती है। तो क्या होता है? ज़्यादातर बर्फ जमी रहती है और ठंड रहती है, तो इनका जो टेम्परेचर है वो सबसे कम रहता है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, एक चीज़ और हमें समझनी है। जो दक्षिणी ध्रुव है इसका जो दक्षिणी शीत कटिबंध वाला जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत। और उत्तर ध्रुव की तरफ जो ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, दक्षिणी शीत कटिबंध के वाला ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत, क्योंकि इधर अंटार्कटिका पड़ती है। और इधर की तरफ जो उत्तर की तरफ जो हमारा उत्तरी शीत कटिबंध है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत। समझ पा रहे हैं आप? ओके, देखिए, ये एक विकिपीडिया से लिया हुआ एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि जो हमारा पृथ्वी के जो विभिन्न भागों का वार्षिक औसत तापमान है वो कितना रहता है। तो ये इस तरह से दिखाया गया है कि जो रेड है वो बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि बीच के हिस्से पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है। भारत का जो इंडिया है, भारत है, वो भी इसी हिस्से में आता है। तो इसी वजह से भारत में जो गर्मियों हैं वो बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका, ये पूरा जो अफ्रीका का रीजन है ये भी इसी हिस्से में आता है। इस वजह से यहाँ पर इन देशों में यहाँ पर इस समय गर्मी ज़्यादा रहती है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो चीज़ें जो तापमान है वो कम होता जाता है और ध्रुवों पर तापमान बिल्कुल ही कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, ये एक चित्र मैंने आपको दिखाया था कि जो ताप कटिबंध हैं वो किस तरह से बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि धरती जो है अपनी जो अक्ष है उस पर थोड़ी झुकी हुई है, और झुकी हुई होने के बाद ये जो इस तरह से सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है तो जो सूर्य की किरणें वो बीच वाले हिस्से पर ज़्यादा पड़ती हैं और ध्रुवों पर कम पहुँचती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान कम होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पृथ्वी के अक्षांश हैं, जो देशांतर हैं, ये रेखाएं क्या होती हैं, इसको हमने समझा। फिर हमने समझा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं से जो हमारी जो टेम्परेचर बेल्ट्स बनती हैं, ये जो हमने समझा है, जो हमारे ताप कटिबंध बनते हैं वो कौन कौन से हैं।
फिर हमने समझा कि जो हमारा मानक समय है वो कैसे तय होता है, हम अक्षांश और देशांतर से किस तरह से गणना करते हैं कि किधर की तरफ हम जाएंगे, पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उसमें कितने जो समय का है वो अंतर होगा। ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और आप अगर एक 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी, चीज़ों को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। और मेरा सजेशन ये रहता है कि ये लेक्चर देखने के साथ साथ एक रीडिंग आप खुद से भी लगाएं। उससे क्या होगा, आपकी जो डाउट्स हैं ना वो एकदम से क्लियर होते चले जाएंगे। बाकी आप चाहें तो कोई भी डाउट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है ये इसी तरह से चलती रहेगी। पहले मैं 6th क्लास की सारी एनसीईआरटीज़ कवर करूँगा, फिर 7th 8th 9th इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी, आपको बिल्कुल कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। इसी के साथ हम इस चैप्टर को, इस लेसन को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।